नमस्कार विद्यार्थियों और आज की शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आपका अभिनंदन। छात्रों, जैसा कि हम निरंतर अधिगम सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं और आज हम चतुर्थ सिद्धांत यानी कि कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, जिसे कि गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे इनसाइड थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। छात्रों, अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से मैंने प्रत्येक सिद्धांत की एक अलग कक्षा यहाँ पर आयोजित की है, तो आप इन सिद्धांतों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इनसे संबंधित अनेकानेक प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए इन पर अभ्यास बनाइए। वीडियो को 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको प्रत्येक सिद्धांत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत का परिचय हम जान लेते हैं कि सामान्य रूप से हमें जो पता होना चाहिए। यह सिद्धांत गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। देखिए, जब मैंने आपको व्यवहारवादी और क्षेत्रीय संगठनवादी 2 प्रकार के जो वाद बताए थे, तब यहाँ गेस्टॉल्टवादियों की भी चर्चा की थी। तो यह जो सिद्धांत है वह गेस्टॉल्टवादी यानी कि व्यवहारवादियों से पृथक, जो कि सीखने में सूझ, वातावरण, अंतर्दृष्टि, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, वह लोग गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। तो यह व्यवहारवादियों से अलग है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इन मनोवैज्ञानिकों में वर्दीमर, कोहलर, कोकफा और लेविन प्रमुख हैं। छात्रों देखिए, वर्दीमर, कोहलर, कोकफा ये तो सब आप जान जाते हैं, लेकिन लेविन को भूल जाते हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में लेविन से ही प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित में से जो गेस्टॉल्टवादी है वह कौन है। तो लेविन का नाम आप भूल गए हैं, इसलिए लेविन को याद रखिएगा। वर्दीमर, कोहलर, कोकफा और लेविन। गेस्टॉल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पूर्णता या समग्रता है। तो गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या हुआ? पूर्णता या समग्रता। मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहूँगी कि पूर्णता या समग्रता क्या होती है कि हम बालक को यदि पहले एक एक अंग करके समझाते हैं तो उसको बात इतनी समझ में नहीं आती है, जबकि हमें एक बार बालक के सामने जो भी हम सिखाना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से रख देना चाहिए। जैसे हमें फूल को दिखा करके और फिर उसके भागों को अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी एक बार मूर्त रूप दिखाकर और फिर उसके सूक्ष्म रूप, उसका क्या औचित्य है, क्या योगदान है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब बाद में बताने चाहिए। पहले एक सामान्य संप्रत्य उसके समक्ष रखना चाहिए। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? पूर्णता या समग्रता। और जो गेस्टाल्टवादी है वो पूर्णता या समग्रता के सिद्धांत पर चलते हैं। गेस्टाल्टवादी सीखने को उद्देश्यपूर्ण, अन्वेषणात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया मानते हैं। ये मानते हैं कि जो सीखना होता है वह अन्वेषण का परिणाम है, रचनात्मकता का परिणाम है। ऐसे ही नहीं कि कुछ उद्दीपक दिखाया और सीख गया, नहीं, ये अंतर्दृष्टि को उसके अंदर प्रमुख स्थान देते हैं। कोहलर की पुस्तक द मेंटेलिटी ऑफ एप 1925 और कोकफा की द ग्रोथ ऑफ माइंड 1924 पुस्तकें अत्यंत प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं, कोहलर की पुस्तक को पूछ लिया गया है क्योंकि ये जो सिद्धांत है उसका बहुत विस्तार से वर्णन द मेंटेलिटी ऑफ एप के अंदर दिया गया है, और कोकफा की जो ये पुस्तक है द ग्रोथ ऑफ माइंड, उसमें भी इस सिद्धांत की विस्तार से चर्चा हुई है। इसलिए ये दोनों ही पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और इनके वर्ष के बारे में यदि पूछा जाए तो जो कोहलर है उनकी पुस्तक 1925 में आई है और कोकफा की 1924 में। आगे हम बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा किसी समस्या का हल अचानक मस्तिष्क में आता है। पूछ लिया जाएगा अंतर्दृष्टि से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है? समस्या का हल अचानक मस्तिष्क में आना। कोहलर ने इस अंतर्दृष्टि को सूझ या इनसाइट कहा है। एक दूसरा प्रकार क्या हो गया इसका? सूझ या इनसाइट। कोहलर ने अपने प्रयोग कुत्ते, मुर्गियों, वनमानुष तथा चिंपैंजी पर भी किए हैं। हम सब जानते हैं चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उसके अतिरिक्त इन्होंने कुत्ते, मुर्गियों, वनमानुष पर भी अपना प्रयोग कर चुके थे ये। और इनमें से चिंपैंजी यानी कि सुल्तान पर किया गया प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। प्रश्न यहाँ से बना है
कि एक प्रश्न तो यह बनेगा कि कोहलर का कौन सा प्रयोग प्रसिद्ध है, चिंपैंजी पर किया हुआ। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि जिस चिंपैंजी पर उन्होंने यह प्रयोग किया उसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, सुल्तान। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हुइएगा, क्योंकि वहां ऑप्शन में बंदर भी आता है, वहां बंदर आपको टिक नहीं करना। यदि चिंपैंजी उस ऑप्शन में है तो चिंपैंजी पे ही आपको टिक करना है। इन्होंने चिंपैंजी पर कुल 4 प्रयोग किए, ये भी प्रश्न बनता है। हम सब सोचते हैं कि एक ही प्रयोग किया होगा, नहीं, इस चिंपैंजी पर इन्होंने 4 तरह से प्रयोग किए उसकी अंतर्दृष्टि को जांचने हेतु, और यह सिद्धांत सन 1920 में आया तथा इसे जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए तीनों ही इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और इन्होंने मिलकर इस पर कार्य किया, इसलिए यह इन तीनों द्वारा प्रतिपादित माना जाता है। लेकिन अधिक कार्य कोहलर ने किया, इसलिए इसे कोहलर का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत ज्ञानात्मक या क्षेत्रीय संगठनवादी क्षेत्र में आता है। अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा था हमने, एक तो व्यवहारवादी और दूसरे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक कह दीजिए, या क्षेत्रीय संगठनात्मकवादी कह दीजिए। तो यह सिद्धांत देखिए व्यवहारवाद में नहीं आता है, ये किस में आता है, क्षेत्रीय संगठनवाद में या संज्ञानात्मक में आता है। आगे हम देखेंगे सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत के जो अन्य पर्याय है वह क्या क्या रहे हैं, ये देख लीजिए आप। इसको हम कहते हैं समग्रवाद। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत का एक नाम गेस्टॉल्ट है और गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या होता है, समग्रता। आगे हम देखेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया उसमें एक अंतर्दृष्टि से उसने समस्याओं का हल निकाला, इसलिए इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ एवं समझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है, सूझ या समझ। देखिए ये एक दूसरे के पर्यायी हैं, अलग नहीं है। गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत, वही समग्रतावाद कह दीजिए, गेस्टॉल्ट कह दीजिए। पूर्ण से अंश का सिद्धांत। समग्रतावाद का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को पूरा दिखा करके और फिर उसके अंशों के बारे में चर्चा करना, तो पूर्ण से अंश का सिद्धांत। आकारवाद या परिज्ञान सिद्धांत। आकारवाद यानी पहले वस्तु के आकार को दिखा दिया जाता है, पूरे आकार को, पुष्प को पूरा दिखा दिया गया, फूल को, और फिर उसकी संरचना के बारे में बताया, तो इसको हम क्या कहते हैं, आकारवाद या परिज्ञान सिद्धांत। और इनसाइड थ्योरी, इंग्लिश नेम जो इसका है वह है इनसाइड थ्योरी। तो इस तरह से हमने सिद्धांत के सभी नामों को देखा। अब हम जो सुल्तान चिंपैंजी पर किया गया प्रयोग है कोहलर द्वारा, वो हम देखेंगे कि इन्होंने इस प्रयोग में क्या किया। जैसे कि इस चित्र में आप देख ही रहे हैं, इन्होंने सुल्तान को पिंजरे में बंद किया। ठीक है, ये 3 भाग हैं, तीन स्थितियां हैं। सुल्तान को पिंजरे में बंद किया, पिंजरे में पहुंच से दूर केले लटका दिए, ठीक है, और पिंजरे में एक लकड़ी का बक्सा रख दिया। सुल्तान ने उछलकर केले प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अंत में अचानक उसे एक उपाय सूझा और उसने बक्से को खींचकर केले के नीचे लगाया और उस पर चढ़कर केले को प्राप्त कर लिया। यह चिंपैंजी पर किया गया कोहलर का पहला प्रयोग था, मतलब कि एक बक्सा रखा गया और केलों को लटका दिया गया, एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग क्या किया इन्होंने कि अब की बार और ज्यादा दूरी पर केले रखे, पहले जहां लटकाए थे उससे थोड़ी और दूर केलों को लटकाया और पिंजरे में 2 बक्से रख दिए, एक बक्से के स्थान पर 2 बक्से रखे गए। सुल्तान ने अब की बार भी असफल प्रयास करा, मतलब एक बक्से को खींचा, क्योंकि एक बक्से को खींचना तो वो सीख गया था, लेकिन उसने दोबारा भी ऐसा ही किया पर उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि केले तो अब की बार और ज्यादा ऊंचाई पर लटके हुए थे। फिर उसने क्या किया, दूसरे बक्से का भी प्रयोग किया, ठीक है, और अचानक दोनों बक्सों को जोड़कर उसने केले प्राप्त कर लिए। ये कौन सा प्रयोग हो गया, दूसरा। तीसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया कि अब की बार और ऊंचाई पर केलों को लटका दिया और 2 बक्सों के स्थान पर के साथ एक डंडा भी रखा। अब क्या किया सुल्तान ने, जिस प्रकार सुल्तान ने उन केलों को प्राप्त किया था, अब की बार उन 2 बक्सों पर चढ़ करके उस डंडे का प्रयोग करके उन केलों को उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तीसरा प्रयोग, 2 बक्से और एक डंडा, 2 बक्सों पे चढ़ता है और उस डंडे का प्रयोग करके केले को ले लेता है। चतुर्थ प्रयोग क्या किया कि अब की बार केले पिंजरे से बाहर दूरी पे रखे, किंतु पिंजरे में डंडे रखे। सुल्तान ने अंततः जोड़कर उन केलों को प्राप्त कर लिया, मतलब अब की बार जो केले हैं वह पिंजरे से बाहर है और कोई बक्सा नहीं है और सुल्तान भूखा है, लेकिन पिंजरे में उसने डंडे रख दिए। सुल्तान बड़ा परेशान हो रहा है कि केलों को कैसे प्राप्त किया जाए। उसको अचानक
विचार आता है कि क्यों ना ये पिंजरे में जो डंडे रखे हुए हैं इनसे मैं इन केलों को खींच लूं। और वह डंडे भी 2-3 थे, यानी छोटे डंडे थे। उन तीनों चारों को उसने जोड़ करके और जो दूरी पर केले रखे हुए थे उनको खींच करके उन केलों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिंपैंजी पर इन्होंने 4 प्रयोग किए हैं। कोहलर ने कितने प्रयोग किए हैं? 4 प्रयोग किए हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, प्रयोग की संख्या के बारे में पूछते हैं आपसे और अक्सर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं और प्रयोग में मुख्य बात क्या है उसे जानते हैं। यहाँ अगर आपसे इस प्रयोग में उद्दीपक पूछे तो उद्दीपक क्या है? केले। देखिए, हमेशा जो भोजन होता है जिससे हम उद्दीप्त होते हैं वह उद्दीपक कहलाता है। तो यहाँ पर उद्दीपक कौन है? केले। देखेंगे अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, क्या कर रहा है? सूझ द्वारा सीखना। यहाँ पर स्थितियां बदल गई। वो क्या कर रहा है? अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है कि किस तरह से केलों को प्राप्त किया जाए। तो अनुक्रिया क्या है उसकी? सूझ द्वारा सीखना। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार इस प्रयोग से सिद्ध किया गया कि सूझ के द्वारा समस्याओं का हल होता है। मतलब अगर आपसे एक पंक्ति में पूछे कि इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है, तो क्या है कि इस प्रयोग से सिद्ध किया गया कि सूझ के द्वारा समस्याओं का हल होता है। अंतर्दृष्टि का अर्थ एकाएक समाधान सूझने से है, हम ये पहले ही जान चुके हैं। और अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले तत्व, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, अनुभव और समस्या का प्रत्यक्षीकरण, प्रयास व भूल। देखिए, इसको समझिए। हमारी जो अंतर्दृष्टि होती है, या इसी प्रयोग से हम समझे कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से थे? बुद्धि, कि पहले तो चिंपैंजी में बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। फिर अनुभव, पहला उसका अनुभव था, एक बक्से को खींचना सीख लिया था वो, इसलिए उसने सोचा कि दूसरे बक्से को भी यदि रखा जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। तो दूसरा प्रभाव क्या हो गया? अनुभव। समस्या का प्रत्यक्षीकरण, उसने समस्या को प्रत्यक्ष अनुभव किया कि यहाँ एक बक्से पे चढ़ने से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरे बक्से का और फिर उसके बाद डंडे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? समस्या का प्रत्यक्षीकरण। और फिर होता है प्रयास व भूल, और जब वह आगे बढ़ता है वह, तो उससे वह प्रयास करता है और उस प्रयास करने में नाना प्रकार की भूलें भी उससे होती है। कभी वो गिर जाता है, कभी बक्से को खींच नहीं पाता है, कभी एक बक्से पे चढ़ने के बाद में उछलता है लेकिन फिर भी केले प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रयास और भूल। तो इस तरह से अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हुए? बुद्धि, अनुभव, समस्या का प्रत्यक्षीकरण, प्रयास एवं भूल। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना प्रत्यक्षीकरण पर आधारित, अर्थात परिस्थिति के विभिन्न अंगों को समझकर उनसे संबंध स्थापित करना है। अंतर्दृष्टि होती ही क्या है कि परिस्थिति को समझे और उसके अनुसार जो विभिन्न अंग हैं उनको समझकर उन सब में संबंध स्थापित कर ले। तो इस प्रकार से हमने प्रयोग की मुख्य बातों को जाना। अब शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, या शैक्षिक जगत में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, उसको हम जान लेते हैं। पूर्ण से अंश एवं सामान्य से कठिन शिक्षण सूत्र का विकास। देखिए, जो शिक्षण सूत्र है उसमें जो पूर्ण से अंश और सामान्य से कठिन शिक्षण सूत्र है वह इस सिद्धांत का प्रभाव है कि यहाँ हम, आप जानते हैं, पूर्ण यानी पहले पूरी वस्तु को प्रदर्शित करके फिर उसके अंशों के उसके सूक्ष्म ज्ञान को बताना, और कठिन सामान्य से कठिन मतलब पहले सरल बात को समझाना और उसके बाद में कठिन चीज को समझाना। तो ये जो शिक्षण सूत्रों का विकास है वह इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हुआ है। छोटे बच्चों में मूर्त वस्तुओं से अंतर्दृष्टि का विकास, मतलब छोटे बच्चों को शुरू में ही आप कह देंगे कि इसका क्या महत्व है तो वो इतना नहीं बता पाएगा। पहले आपको उस वस्तु को प्रयोग में लाना पड़ेगा, तब जाके बालक बता पाएगा कि इस चीज का क्या महत्व है। तो मूर्त वस्तुओं से अंतर्दृष्टि का विकास हम कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यों हेतु उपयोगी, बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ भी काम करे, जैसे कि हम प्रैक्टिकल वर्क देते हैं बालक को, सेशनल वर्क देते हैं, और पोर्टफोलियो देने का आजकल एक सिस्टम चला हुआ है। वो सब किस लिए है कि बच्चे की रचनात्मक जो शक्ति है उसका विकास हो। और क्षमता अनुरूप विषय वस्तु, जैसी जिसकी बुद्धि है, जैसे अनुभव है, उसके अनुसार उसको कार्य दिया जाए। किशोर बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत, क्योंकि किशोर जो होता है उनके दिमाग में इतना चिंतन तर्क होता है कि वह उसका प्रयोग करना चाहता है, तो उनके लिए यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिंतन शक्ति के विकास पर बल देता है यह सिद्धांत, और पूर्व अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं इस सिद्धांत से प्रेरणा लेकर हम, जैसे कि चिंपैंजी ने किया था।
एक बक्सा, फिर 2 बक्सा, फिर उसके बाद में डंडे, ये सब क्या है? पूर्व अनुभव है। तो इस प्रकार से हम भी पूर्व अनुभवों से जो शैक्षिक जगत है उसमें काफ़ी सारा लाभ उठा सकते हैं। ये इस सिद्धांत से सीखने के लिए हमें प्राप्त होता है। तत्परता का विकास, जितने हम तत्पर होंगे उतनी ही हमारी बुद्धि का विकास होगा, यह भी इससे इंगित होता है। और उद्देश्यपूर्ण अधिगम पर बल, कि जब भी हम कुछ सिखाएं बालक को तो वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जन्मदाता। शैक्षिक जगत में जो हम शिक्षण की विधियां देखते हैं, विशेष रूप से खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि, यह सब इस सिद्धांत की देन है। जिस तरह से इसमें प्रयोग किया गया तो वह शैक्षिक जगत में एक संदेश देने वाला है कि हमें भी बालक को ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक बनाने के लिए, तर्कशील बनाने के लिए खोज विधि का प्रयोग करना चाहिए, समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना चाहिए और विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वह शैक्षिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। तो मैं समझती हूँ कि यह सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि हमारी वीडियोस, हमारी कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की जो कक्षाओं में हम जो अधिगम के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको सारांश में एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।